तो आज हम बायोलॉजी का अगला चैप्टर देखेंगे, वंशांगति का आणविक आधार। इस चैप्टर का जो हमारा उद्देश्य है वो उद्देश्य क्या है, वह कौन सी चीज़ है जो हमारे शरीर में लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाती है। हम इस चैप्टर में ये जानने का प्रयास करेंगे कि हाँ, एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में कौन सी चीज़ है जो लक्षणों को उत्पन्न करती है, कि माता पिता के लक्षण बेटे में आते हैं एकदम माता पिता जैसे, तो यह लेकर कौन आता है। आज हम जानते हैं इसे डीएनए डीएनए है। आज हम जानते हैं वंशांगति का आणविक आधार डीएनए होता है, लेकिन पहले हमें ये जानकारी नहीं थी। इसीलिए इस चैप्टर का उद्देश्य ही हमारा है कि वह कौन सी चीज़ है जो हमारे शरीर में लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाती है। तो हमको पता है कि सबसे पहले आनुवांशिकता यानी कि वंशांगति के जनक किसे कहा जाता है, जीजे मंडल का। यानी कि जीजे मंडल के बारे में पहले हम यहाँ जानेंगे। तो जीजे मंडल ने क्या कहा था कि कुछ कारक होते हैं, कुछ कारक, इंग्लिश में इन्हें फैक्टर कहते हैं। तो कुछ कारक होते हैं जो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाते हैं। इनको ये नहीं पता था कि उन कारकों को क्रोमोसोम या फिर डीएनए कहते हैं। उस समय इन्होंने क्या बताया था कि कुछ कारक हैं जो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं। जीजे मंडल ने बस इतना ही बताया। बाद में जीजे मंडल की स्टडी को आगे बढ़ाने का काम सटन व बोरी द्वारा किया गया था। 1902 में सटन व बोरी नामक दो साइंटिस्ट अपना अपना प्रयोग कर रहे थे, और बाद में इन्होंने प्रयोग करने के बाद एक सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसे आज हम क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत कहते हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने मेंडल के प्रयोगों का पुनः अध्ययन किया और बताया कि लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य क्रोमोसोम करते हैं, तथा इन्होंने कारकों को क्रोमोसोम बताया। तो सटन और बोरी ने क्या कहा कि जो मेंडल ने कारक बताए थे जो लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं, सटन और बोरी ने उन्हीं कारकों का नाम क्या रखा, क्रोमोसोम रखा। सटन और बोवरी के समय सूक्ष्मदर्शी की खोज हो चुकी थी, और इन्होंने सूक्ष्मदर्शी की मदद से कोशिका के केंद्रक में क्रोमोसोम की खोज की, और क्रोमोसोम को ही बताया कि ये वही कारक है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण को ले जाने के लिए जिम्मेदार होता है, जिसे मेंडल ने कारक बताया था। इस स्टडी के बाद जीजे मेंडल की जो स्टडी थी उसको और विख्याति मिलने लगी। तो सटन और बोरी का सिद्धांत आप समझ गए कि सटन और बोरी ने क्या कहा कि क्रोमोसोम ही वह कारक हैं जो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं। सटन और बोरी के बाद अगले साइंटिस्ट आते हैं फ्रेडरिक मिशर। इन्होंने सूक्ष्मदर्शी की मदद से इस क्रोमोसोम का और गहन अध्ययन किया और पाया कि इस क्रोमोसोम में भी कुछ और भी चीज होती है जिसे फ्रेडरिक मिशर ने अनुवांशिक पदार्थ कहा, और तथा यह न्यूक्लियस में पाया जाता है, इसलिए इन्होंने इसका नाम न्यूक्लिन रखा। इन्होंने ही क्रोमोसोम के अंदर न्यूक्लिन, जिसे आज हम डीएनए या प्रोटीन के नाम से जानते हैं, खोज की थी। यह क्वेश्चन पूछता है कि अनुवांशिक पदार्थ की सबसे पहले खोज किसने की थी, तो फ्रेडरिक मिशर ने, क्योंकि सटन व बोरी ने सिर्फ क्रोमोसोम के बारे में बताया था, और क्रोमोसोम के अंदर क्या है उसके लिए सबसे पहले किसने रुचि दिखाई, फ्रेडरिक मिशर ने। और इन्होंने ही सबसे पहले देखा कि क्रोमोसोम के अंदर भी क्या है, कुछ पदार्थ हैं जिसको इन्होंने अनुवांशिक पदार्थ कहा। आज हम जानते हैं इस अनुवांशिक पदार्थ को डीएनए कहते हैं, लेकिन उस समय इन्होंने कहा कि इसके अंदर, क्रोमोसोम के भी अंदर कुछ पदार्थ हैं जो कि न्यूक्लियस में है, इसीलिए फ्रेडरिक मिशर ने इसका नाम क्या रखा, न्यूक्लिन रखा। इनको अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है इसका भी ज्ञान नहीं था, कि अनुवांशिक पदार्थ डीएनए है, इसका ज्ञान इनको नहीं था। बस इन्होंने बताया कि क्रोमोसोम के अंदर क्या है, कुछ पदार्थ हैं जिसको नाम दिया इन्होंने अनुवांशिक पदार्थ, और या फिर न्यूक्लिन कहा। इसके बाद में एक साइंटिस्ट आते हैं अल्टमान। कौन है, अल्टमान। अल्टमान ने क्या कहा, देखा कि यही अनुवांशिक पदार्थ का नेचर कैसा है, अम्लीय है, इसलिए अनुवांशिक पदार्थ का नाम इन्होंने न्यूक्लिक एसिड यानी कि न्यूक्लिक अम्ल रखा। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए कि फ्रेडरिक मिशर ने अनुवांशिक पदार्थ की सबसे पहले खोज की थी, और अल्टमान ने अनुवांशिक पदार्थ का नाम न्यूक्लिक एसिड रखा था। बाद में पाया गया कि ये जो न्यूक्लिक अम्ल है यानी कि जो न्यूक्लिक एसिड है, यह दो प्रकार का होता है, एक डीएनए होता है, एक
आरएनए होता है। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है और आरएनए का फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। एक चीज़ याद रखेंगे, सभी सजीवों में डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ होता है, एक्सेप्ट सिवाय कुछ सूक्ष्म जीवों के, जैसे एचआईवी वायरस, कोरोना वायरस या फिर टोबैको मोज़ैक वायरस। याद रखेंगे कि सभी सजीवों में डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ होता है सिवाय कुछ सूक्ष्म जीवों के, जिसके नाम यहाँ पर मैंने लिख रखे हैं। अगली वीडियो में हम आप इसके आगे का ग्रिफिथ के प्रयोग के बारे में बताएंगे आपको।